स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। मैं हूं आपका कोच अमृत राज। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के दो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में। सबसे पहले हैं वारेन हेस्टिंग्स और दूसरे हैं हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप नीट की तैयारी इतिहास विषय के साथ कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और यदि आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जीएस पेपर के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप नेट की तैयारी इतिहास के अलावा किसी अदर विषय से कर रहे हैं तो आप हमारे साथ नेट पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। आपको इतिहास की संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी और नेट के पेपर 1 की संपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बारी बारी से एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको किसी तरीके का क्वेरी हो तो आप मेरे मेल पे मेल कर सकते हैं और मैं वहां से आपके मेल का रिप्लाई करूंगा। कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने का, आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला हमारे पास आप ये जानो कि वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने 1773 से लेकर 1785 तक भारत में शासन कार्यभार संभाला है। अब इनके बारे में बारी बारी से पॉइंट का अध्ययन करेंगे कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। पहला काम यह है कि इनके शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। आप देखोगे कि 1757 में जब प्लासी का वार ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, उसके बाद 1764 में अंग्रेज बक्सर का युद्ध भी जीत जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इनके पास एक बड़ा सा साम्राज्य पे इनका अधिकार स्थापित हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार का इनके पास कोई नियम कानून नहीं होता है। इस वजह कर क्या करते हैं, ब्रिटेन की जो सरकार है वह 1773 में एक एक्ट बनाती है और वो एक्ट बनाकर इंडिया भेजती है, जिसको आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में बताया गया था कि आप आगे की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे, कितना टैक्स इम्पोज करेंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक्ट क्यों लाया गया था। और यदि सवाल आपसे यह आए कि रेगुलेटिंग एक्ट जब लंदन से भारत आया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इनके शासनकाल में 1781 का अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता हाई कोर्ट के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इससे पहले आप ध्यान रखो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट कहते थे। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या पावर है और गवर्नर जनरल का क्या पावर है, इसके बीच में हमेशा डिसबैलेंस हुआ रहता था, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार रहता था। इस वजह करके 1781 में लंदन ब्रिटेन की सरकार ने एक अधिनियम भेजा भारत में और उसके माध्यम से बताया कि गवर्नर जनरल के क्या पावर हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या शक्ति हैं। इसके साथ साथ इनके कार्य क्षेत्र का भी विभाजन किया गया कि आप इन फील्ड में काम कर सकते हैं। और फील्ड का अर्थ है यहाँ दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आप आर्थिक व्यवस्था पे काम कर सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट न्यायिक व्यवस्था पे काम करेगी। इस तरीके से इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। तो आपसे सवाल आ सकता है कि गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता हाई कोर्ट के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आप टिक कर सकते हैं कि 1781 का अधिनियम। और 1781 का अधिनियम जब आया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और आज का तीसरा पॉइंट है जो मैंने बता दिया कि इनके कार्य क्षेत्र का स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया। तो जब इनको शक्तियों का विभाजन किया गया तो इनको यह भी बता दिया गया कि आप इस विषय पे कार्य करेंगे और इस विषय पे कलकत्ता हाई कोर्ट कार्य करेगी। इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है कि 1784 ईस्वी में एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो कि ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण एक्ट था। आप देखोगे कि 1773 में एक एक्ट आया, उसके बाद 1781 में एक एक्ट आया और उसके बाद 1784 में एक्ट आया। तो इससे सवाल आता है, इसमें लगातार देख रहे हैं चूँकि इस समय प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण कायम नहीं हुई है, तो प्रशासनिक व्यवस्था पे पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए बार बार 2 साल 4 साल पे लंदन की सरकार, ब्रिटेन की सरकार द्वारा एक्ट बनाकर भेजा जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कई तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त भी थे और कई तरीके के व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहे थे, जिससे उनको व्यक्तिगत लाभ होता था। इस वजह कर 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो कि ब्रिटिश प्रशासन को संचालित करने के लिए भेजा गया। अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट है 1780 से 84 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है, जिसको आप आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स 1757 में बंगाल को जीत चुके थे, उसके बाद 1764 में वो बक्सर को भी जीत चुके थे। उसके बाद जब लास्ट में वो लड़ाई कर रहे हैं तो 1780 से 84 में के बीच में वो सीधे मैसूर चले गए, और मैसूर उस समय दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करता था। तो आप देखोगे कि एक एक करके धीरे धीरे कोस्टल एरियाज़ को जीतते जा रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले जो जीतना शुरू किया है वो सारे के सारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नौसैनिक सेना जो थी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन भारत के जितने भी शासक थे उनके नौसैनिक सेना बहुत कमज़ोर थे। इस वजह कर ब्रिटिशर्स के सामने नौसेना के माध्यम में वो लोग पीछे हट जाते थे। तो यहाँ पर देखो कि 1780 से 84 के बीच में ब्रिटिश जो हैं वो मैसूर से लड़ाई करते हैं, और हैदर अली इनके साथ ऐसा नहीं कि हार स्वीकार कर लेते हैं। हैदर अली मरते दम तक लड़ाई करते हैं और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं और यहाँ से लड़ाई को संभालते हैं। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखें। और आगे आते हैं आज के 5वें पॉइंट पे, और आज का 5वां पॉइंट है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव विलियम जोन्स ने रखी, जिसने भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया ताकि भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। आगे चलकर कई पुस्तकों का अनुवाद भी करवाया, किसमें, अंग्रेजी में। तो ध्यान रखना है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए हैं तो वो राजनीतिक चीज़ों पे कब्जा तो करते जा रहे हैं, लेकिन समाज को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भारतीय समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं और कैसे सामाजिक व्यवस्था पे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल को उन्होंने शामिल किया और उनको काम दिया कि भारत में जितने भी लिटरेचर हैं जो सोसाइटी पे, रिलीजन पे, कास्ट पे लिखे गए हैं, उन सारे का वो अध्ययन करें और अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें। तो मूल रूप से वो भारत की सामाजिक व्यवस्था पे पूर्णतः नियंत्रण करना चाहते थे। इसके लिए उनको पहले सामाजिक व्यवस्था को समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाई और बुद्धिजीवियों के माध्यम से कई सारे भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। और आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। ये अब देखोगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही कोलकाता को बंगाल की राजधानी बना दिया जाता है, और यही कलकत्ता आगे चल कर के फिर भारत की राजधानी बन जाता है। और 1911 में फिर कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली आ जाती है, जब जॉर्ज पंचम का आगमन होता है। और आगे आते हैं आज का 8वां पॉइंट है कलकत्ता में और भी कई तरह के अदालतों का निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। और आज का लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 1782 तक चला और जिसका अंत सालवाई की संधि के द्वारा हुआ। तो मैंने बताया आपको कि उस दौर में कॉन्टेम्प्रेरी जो सबसे मजबूत शासक है वो है मराठा। तो मराठा साम्राज्य के साथ भी इन्होंने लड़ाई लेना शुरू किया है, और पहली बार मराठों से इनकी लड़ाई हुई 1775 से 1782 में, और इस लड़ाई का अंत हुआ सालबाई की संधि के द्वारा। यहाँ पर आप इतना ही याद रखें, जब मैं आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊँगा तो उसमें इसके रिजल्ट, कारण और सारे चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊँगा। और आगे आते हैं 10वें पॉइंट पे, और 10वां पॉइंट है बंगाल से अंततः द्वैध प्रशासन की समाप्ति कर दी गई। तो आप देखोगे कि द्वैध प्रशासन की शुरुआत की जाती है। प्रशासन में एक हिस्सेदारी ब्रिटिशर्स का होता है और एक यहाँ के देसी रियासतों का, देसी राजाओं का। उसी को हम लोग द्वैध प्रशासन बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो प्रशासन था हमारा, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कुछ अधिकार हमें दिए, कुछ अधिकार वो खुद अपने पास रखें, और वही द्वैध प्रशासन के नाम से जाना जाता है। लेकिन लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में द्वैध प्रशासन को बंगाल से ख़त्म कर दिया गया। और आज के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और हमारे पास अगला पॉइंट है पहली बार किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसका नाम नंद कुमार बोस था।
तो अब देखोगे कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई किसी भी भारतीय को, और उसका नाम था नंद कुमार बोस, जो बंगाल के रहने वाले थे। तो सवाल यह आ सकता है कि नंद कुमार बोस को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस फांसी की सज़ा के वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स का लंदन में, ब्रिटेन में बहुत आलोचना होता है, और इसी को लेकर के आगे उनके खिलाफ महाभियोग भी चलता है और उनको लंदन बुलाया जाता है। अब देखो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का अवध के नवाब हैं, अवध के जो बेगम रहती हैं, और बनारस के जो राजा रहते हैं चैत सिंह, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव रहता है और बहुत ज़्यादा रिश्तों में खटास पैदा हो जाता है। तो इस वजह कर वॉरेन हेस्टिंग्स की बहुत आलोचना होती है और ब्रिटेन की सरकार वहाँ पे इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है, और जल्दी उस महाभियोग में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को जल्दी से जल्दी भारत से लंदन बुलाया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इतनी सारी घटनाएं घटी थी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो में वापस जाकर पीछे जाकर पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। और किसी तरीके का क्वेरी होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। के हमारे दूसरे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1786 से लेकर 1793 तक भारत में शासन किया। ये भारत के दूसरे एवं महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए हैं। और दूसरी बात कि जब इनको गद्दी सौंपा गया, जब ये गवर्नर जनरल बने, तो इन्होंने प्रशासन को पूरी तरीके से यूरोपीयकरण कर दिया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय लोगों को भारतीय प्रशासन में घुसाया। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और इन्होंने तीसरे पॉइंट में यह किया कि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही डवाडोल थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हिंदी में आप अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त लगाया। एक प्रकार का ज़मींदारी व्यवस्था था और ये बंगाल के हिस्से में लगाया गया। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कब लगाया गया, तो 1793 में लगाया गया। आगे आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया गया। इनको कॉर्नवालिस को यह भी कहा जाता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की या करवाई, तो उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आगे आते हैं पाँचवें पॉइंट पे, और इनके समय में एक युद्ध हुआ जो बहुत ही फेमस हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स थे तो उनकी जो लड़ाई होती है वो हैदर अली से होती है, लेकिन जब कॉर्नवालिस आते हैं तो इनकी लड़ाई टीपू सुल्तान से होती है, और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई 1790 से 1792 के बीच में होती है, और इसका अंत 1792 में एक श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा होता है। श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर अर्थात टिप्पू सुल्तान का साम्राज्य था, राज्य था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। और आगे आते हैं छठे पॉइंट पे, और छठा पॉइंट हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने नाम से एक संहिता तैयार करवाया था, एक कोड का निर्माण किया था जिसको कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है, और इसमें वो कई तरीके के दंड विधान की व्यवस्था की थी। तो ध्यान रखेंगे, सवाल यह पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया था, तो 1793 में। और कॉर्नवालिस कोड को लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो खुद कॉर्नवालिस था। ठीक है, और आगे आते हैं आज के 7वें पॉइंट पे। कहता है कि इसने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के प्राइवेट व्यापार पे पूर्णतः रोक लगाने का आदेश दिया। आप देखोगे कि इस दौर में कंपनी के जो कर्मचारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कई तरीके के अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नवालिस जैसे ही सत्ता में आते हैं तो वो सबसे पहला काम करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, वो जो भी प्राइवेट रूप से अपना निजी व्यापार करते थे खुद का, उन सारे व्यापार पे उन्होंने यानी कि कॉर्नवालिस ने रोक लगा दिया। और आगे आते हैं 8वां और ये लास्ट पॉइंट है। आप देखोगे कि कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हो रही है, और 1805 में लास्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, और वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नाम का एक ज़िला है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे सवाल आ सकता है कि कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के या फिर गाजीपुर में हुई, भारत में हुई, तो आप कह सकते हैं कि उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस से रिलेटेड मैंने 5-6 पॉइंट बताए। कॉर्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त और कर्मचारियों के प्राइवेट व्यापार पे नियंत्रण, रोक,
उसके साथ साथ मैंने ये बताया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़े और उसके बाद लास्ट में उनकी 1805 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कॉर्नवालिस के बारे में ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए गवर्नर जनरल के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।